गाजा युद्ध को लेकर बात हो रही है। 64 दिन बीत चुके हैं, लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इजरायली फोर्स ने उत्तरी गाजा के बाद अब दक्षिण गाजा में हमले तेज कर दिए हैं और इस बीच हमास ने पलटवार करते हुए इजरायली शहरों पर ताबड़तोड़ हमला किया है। इन सब के बीच गाजा में अब तक 17,490 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 7,870 बच्चे भी शामिल हैं। जंग में 47,000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 52,000 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। अगले 1 घंटे में हम आपको गाजा युद्ध से जुड़ी सभी अहम खबरें बताएंगे, साथ ही रूस यूक्रेन जंग की तस्वीर भी दिखाएंगे। हम आपको पुतिन के आत्मघाती दस्ते स्टॉर्म जेड की डिटेल भी बताएंगे। तो ये सारी खबरें होंगी। सबसे पहले अहम खबर, इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर हमास का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। हमास ने रॉकेट से तेल अवीव पर किया है हमला। एक साथ दर्जनों रॉकेट से तेल अवीव पर अटैक किया गया है। वहीं तेल अवीव पर हमास का ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक जारी है। आसमान में एक साथ दिखे हैं दर्जनों रॉकेट। ये देखिए, पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। एक साथ आसमान में कितने रॉकेट्स आपको नजर आ रहे होंगे, गिनती करिए। ये सभी पहुंचे हैं हमला करने के लिए। आसमान में एक साथ दिखे दर्जनों रॉकेट तेल अवीव पर अटैक के लिए। और इस पूरी घटना को हम आपको विस्तार से बताते हैं कि इजरायल के आसमान में 250 लोगों की जान कैसे अटक गई। देखिए, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, एक तरफ ये वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको, जो कि टीवी स्क्रीन पर भी हमने आपको दिखाया। ये तेल अवीव में एक साथ दर्जनों रॉकेट हमले के लिए भेजे गए थे और दूसरी तरफ जो डिटेल आ रही है उसके बारे में जानिए। ताबड़तोड़ रॉकेट हमले के लिए यहाँ पर कई विमानों की लैंडिंग भी कराई गई है। जानकारी ये कि हवा में अटकी 250 लोगों की जान, बहुत ज्यादा खतरा था। हमास ने तेल अवीव पर दागे दर्जनों रॉकेट, जो कि आपको वीडियो में भी बहुत साफ तरीके से नजर भी आ रहा होगा। साथ ही तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर विमान की लैंडिंग कराई गई, क्योंकि इस विमान में लगभग 250 लोग सवार थे। हमले की वजह से कई विमानों की लैंडिंग नहीं हो पाई, क्योंकि हमला हो रहा था, रॉकेट आसमान में नजर आ रहे थे और उसी बीच एक विमान भी फंसा हुआ था। अगर रॉकेट हिट कर जाता, बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और फिर सोचिए आप कि 250 लोग जो उस विमान में सवार थे, उनका क्या हश्र हो सकता था अगर किसी तरीके से खुदा न खास्ता रॉकेट हिट करता। तो ये स्थिति बनी हुई है इजरायल के आसमान में, क्योंकि हमले लगातार हो रहे हैं और विध्वंसक हमलों के बीच बेगुनाह लोगों की भी जान जा रही है। देखिए, टीवी स्क्रीन पर डिटेल्स आपके सामने और तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ हम ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं। एक साथ आसमान में नजर आए हैं दर्जनों रॉकेट, और जब ये रॉकेट आसमान में घूम रहे थे हमले के लिए, उसी दौरान एक विमान भी अटका पड़ा था और इस विमान में 250 लोग सवार थे। इसलिए हम बता रहे हैं आपको डिटेल। 250 लोगों की जान चली जाती अगर गलती से कोई रॉकेट विमान के साथ हिट कर जाता। तो आग के गोलों के बीच विमान था, कई देशों के लोग इसमें सवार थे। विमान क्रैश होने पर भड़क जाता युद्ध। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए वॉर जोन से हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ आपको नजर आ रहे होंगे। लगातार वॉर अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं और ब्रिगेडियर दत्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी समझेंगे कि युद्ध की परिस्थिति इस वक्त कहां तक आ पहुंची है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि कई देशों का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें सामने आ गया है। लेकिन सबसे पहले विपिन, आपका रुख करते हैं। विपिन, हम वीडियो दिखा रहे हैं और उस वीडियो में हम देख सकते हैं कि जब अटैक के लिए दर्जनों रॉकेट को भेजा गया था तेल अवीव में, उस दौरान एक विमान फंसा हुआ था जिसमें 250 लोग सवार थे। आखिर किन हालातों के बीच में ये जंग चल रही है, जहां ऐसे विमान फंस जाते हैं, हमले लगातार हो रहे हैं? किसी तरीके का कोई नियम कायदा नहीं है क्या इस युद्ध में? देखिए, नियम तब होता है जब 2 प्रोफेशनल आर्मी आपस में युद्ध कर रही होती है, जैसा कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है। लेकिन यहां पर इस तरह के सिचुएशन नहीं है। जो इजराइल दावा करता है अंजलि, उसके मुताबिक एक प्रोफेशनल आर्मी है जबकि दूसरा एक आतंकवादी संगठन है। दोनों में कैसे प्रोफेशनलिज्म हो सकता है? एक तरफ से प्रोफेशनलिज्म के जो नॉर्म्स है उसको फॉलो तो किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से कैसे हो सकता है? दूसरी बड़ी बात, कल पूरे, क्योंकि हम कल तेल अवीव में कल शाम से मौजूद थे, पूरी रात आप समझ लीजिए एयर अलर्ट सायरन बजते रहे हैं और जब जब सायरन बजता है तब तब जान बचाने के लिए हमें बंकर में भागना पड़ता है। और इस दौरान जब कल पूरे दिन से लेकर पूरी रात तक तेल अवीव को निशाना बनाने की कोशिश की, वो तो भला हो आयरन डोम का। अगर इजराइल के पास आयरन डोम नहीं होता
अंजलि, तो आप समझ लीजिए कि जो हाल इस वक्त गाजा का आप देख रहे हैं, कुछ वैसा ही हाल इजराइल के तेल अवीव शहर का होता। लेकिन हर आने वाली रॉकेट और हर आने वाली मिसाइल को वो हवा में ही निष्क्रिय कर देता है। लेकिन कल जब इस तरह से रॉकेट और मिसाइलों से तेल अवीव को निशाना बनाकर हमला किया गया, तो उस दौरान हवा में एक विमान भी था जो जिसमें कई देशों के नागरिक सवार थे। 250 से ज्यादा लोग उसमें बैठे हुए थे, वो भी उसकी चपेट में आने से बच गया। अगर मान लीजिए 1% भी अगर ऐसा हो जाता तो कल इतनी बड़ी तबाही होती जिसकी आशंका किसी ने नहीं की थी। और बिल्कुल विपिन, और उसके बाद युद्ध और भड़क उठता। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक और अहम खबर आ रही है, खान यूनिस पर कब्जे को लेकर के आईडीएफ ने बड़ा बयान दिया है और कहा जा रहा है कि 3 से 4 सप्ताह में खत्म होगा ऑपरेशन। आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है खान यूनिस को लेकर के कि 3 से 4 सप्ताह में ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि लगातार जो गाजा सबसे बड़ा ठिकाना हमास का बना हुआ है, वहां पर हमले सबसे ज्यादा आईडीएफ के हो रहे हैं और इन्हीं हमलों के बीच में दावा आईडीएफ कर रहा है कि बस अब 1 महीने की बात है, 3 से 4 सप्ताह में ये युद्ध खत्म हो जाएगा और हमास का खात्मा भी कर देंगे। तो देखिए किस तरह से इजरायली फोर्स पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी योजना के साथ उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर हमास के खात्मे में जुटी हुई है। एक तरफ आपको एक मैप नजर आ रहा होगा, मैप में वो इलाकों के नाम हमने लिखे हैं, पूरी डिटेल आपके सामने है। देखिए पहला चरण जिसमें लगभग 60 दिन से ज्यादा का वक्त पूरा हो चुका है। पहले उत्तरी गाजा पर कब्जा किया गया और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से दूसरा चरण जो बढ़ा उसमें 30 दिन तक जारी रहा युद्ध दक्षिणी गाजा की बर्बादी की कहानी बयां करते रहा। और साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं, इजरायली फोर्स का ऑपरेशन खान यूनिस भी जारी है। उत्तरी गाजा पर कब्जे के बाद इजरायली सेना अब अपना फोकस दक्षिण गाजा पर कर चुकी है। इजरायली सेना के खान यूनिस और ताबड़तोड़ हमले वहां पर किए जा रहे हैं। इजरायल के लिए खान यूनिस क्यों खास है, इस बात को भी समझना जरूरी है। हमास ने दक्षिणी गाजा में बना लिया अपना कमांड सेंटर और खान यूनिस में हमास के डिप्टी चीफ याह्या सिनवार के छिपे होने की खबर है। सिनवार की तलाश में इजरायल जुटा हुआ है। सिनवार के घर को इजरायली फोर्स ने चारों ओर से घेर लिया है और हमास के कई और कमांडर्स के भी होने की खबर है। तो देखिए ये रणनीति है सिनवार को तलाशने की और नॉर्थ टू साउथ हमास आउट हो चुका है, ये इजराइल का है दावा। हमारे साथ विनोद दत्ता सर भी हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्ट्रेटेजी कितनी काम कर पाएगी। सर, नॉर्थ टू साउथ हमास आउट हो चुका है, ये है इजराइल का दावा। इस वक्त जो स्ट्रेटेजी है, क्या उसे इजराइल के इस दावे पर यकीन किया जाए कि 3 से 4 सप्ताह में युद्ध खत्म कर देंगे? आप देखिए, ये जो टाइमलाइंस इजराइल ने दी हैं, वो इजराइल ने ये तवक्को की है कि तब तक ये जितने भी मॉपिंग अप ऑपरेशंस हैं, क्योंकि नॉर्थ गाजा उसने बिल्कुल सैनिटाइज कर दिया है और वहां कोई इस तरह के एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है जी। लेकिन साउथ गाजा में जिस तरह से याह्या सिनवार का लोकेशन उनको प्राप्त हुई है, तो वो ये चाहेंगे कि वहां अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको क्लोज इन करें। और क्योंकि देखिए ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये जनरली टाइम इंटेंसिव और कैजुअलिटी इंटेंसिव होते हैं और इजराइल मुझे लगता है क्योंकि जो टनल ऑपरेशंस हैं वो उनमें काफी महारत हासिल कर चुका है और अगर लोकेशन उसकी पता लगती है तो वो उसको बिल्कुल लिक्विडेट या उसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही बैकबोन है हमास का। यानी कि सर आप कह रहे हैं सिनवार जैसे ही पकड़ा जाएगा, इजराइल के कब्जे में आएगा, उसी समय मानिए युद्ध खत्म करने में इजराइल को फतेह हासिल हो जाएगी, बड़ी कामयाबी मिलेगी। और गाजा जंग के बीच एक बड़ी खबर है, हूती के खिलाफ बड़ा कार्रवाई करने के मूड में अब अमेरिका आ चुका है। हूती पर कार्रवाई के लिए कई देशों के संपर्क में है अमेरिका। अपने सहयोगी देशों से अमेरिका बात भी कर रहा है। तो देखिए हूती पर कार्रवाई के लिए कई देशों से संपर्क साधने में जुटा हुआ है अमेरिका और कहा जा रहा है कि जल्द ही अब अमेरिका के निशाने पर हूती विद्रोही होंगे। तो सवाल यह है कि क्या हमास से पहले ही हूती का खात्मा हो जाएगा? अमेरिका के टारगेट पर है हूती विद्रोही, ये सबसे बड़ी जानकारी। अमेरिका ने सहयोगी देशों से कांटेक्ट किया है, संपर्क किया है।
संपर्क इसलिए किया गया ताकि हूती को सबक सिखाया जाए। हूती को सबक सिखाने के लिए खाड़ी देशों से अमेरिका ने बात की है। वहीं लाल सागर में हूती से कैसे निपटा जाए, इस पर भी अमेरिका ने चर्चा की और हूती को पूरी तरह से खत्म करने पर आमादा है अमेरिका। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में एक और वॉर फ्रंट खुल सकता है अगर ऐसा हुआ तो। इसकी वजह भी समझिए, वजह क्या है? दरअसल हूती लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत की निगरानी कर रहा था। ईरानी ड्रोन से वॉरशिप की जासूसी कर रहे थे हूती विद्रोही। वहीं लाल सागर से होकर जाने वाले कमर्शियल शिप को बना रहा था निशाना। तो ये बड़ी जानकारियां हैं अमेरिका और हूती के बीच नफरत की। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और हूती के बीच अगर जंग हुई तो उसका अंजाम क्या होगा, यही सबसे जरूरी है जानना। अमेरिका हूती में अगर जंग हुई तो क्या होगा? मिडिल ईस्ट युद्ध का सबसे बड़ा अखाड़ा बन जाएगा। मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमले और बढ़ जाएंगे। यमन पर सीधा हमला करेगा अमेरिका, साथ ही साथ ईरान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। सीधे ईरान पर भी हमले का खतरा बढ़ जाएगा। मिडिल ईस्ट खुलकर दो खेमों में बढ़ जाएगा और ईरान पर हमले से विश्व युद्ध शुरू होना लगभग तय मानिए। और इस सवाल का सबसे सही जवाब ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर ही दे पाएंगे। दत्ता सर, क्या अमेरिका अब मूड में आ चुका है हूती के खात्मे की? क्योंकि हमने इसके अंजाम पर भी गौर किया है कि अगर अमेरिका और हूती के बीच ठनी तो ईरान भी बच नहीं पाएगा। हाँ, देखिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जैसे हूती विद्रोहियों ने जो अमेरिका के शिप पे अटैक किया है और उसको नष्ट किया है, तो अमेरिका इसको बहुत बिल्कुल लाइटली नहीं लेगा और अमेरिका विल रिटेलिएट बैक। वो अपनी रणनीति तैयार कर रहा है और ऑपर्चुन टाइम में वो हूती के ऊपर अटैक करेगा। दूसरी बात देखिए, अमेरिका हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है और अमेरिका के पास रिसोर्सेज और रीच की कमी नहीं है। अमेरिका को कोई इस तरह की कोई अपनी ट्रुप्स मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं है। उसके पास इस तरह का असला है, इस तरह के वेपन डिलीवरी सिस्टम है कि वो कहीं से बैठ के केवल उसने टारगेट रजिस्टर करने हैं और हूती के जो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं या उनके कंसंट्रेशन जो कैंप्स हैं वहां उनको अटैक करेगा। तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ये केवल समय जा रहा है। अमेरिका इस बेइज्जती का जो बदला यकीनन लेगा। ठीक है, तो अमेरिका इस बेइज्जती का बदला लेगा। विपिन चौबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वॉर जोन से और वहां पर जो गहमा गहमी चल रही है इस वक्त उसे विपिन अच्छे से समझ भी पा रहे हैं। विपिन, क्या लग रहा है अमेरिका अब इस युद्ध में कूदेगा क्या? क्योंकि हूती को अमेरिका छोड़ने वाला नहीं और इसलिए खाड़ी देशों को एकजुट करने में अमेरिका लगा हुआ है बातचीत करके। बिल्कुल, देखिए संभावना पूरी नजर आ रही है क्योंकि अमेरिका को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस युद्ध में जो इजराइल इस युद्ध को फिलिस्तीन के साथ लड़ रहा है, इस युद्ध में खुले तौर पर अमेरिका साथ दे रहा है। न सिर्फ साथ दे रहा है बल्कि आपने जाना कि कैसे 7 अक्टूबर के बाद दो वॉरशिप्स आज भी मेडिटेरियन सी में तैनात है। 11,000 सैनिकों के साथ वो यहाँ पर वॉर एक्सरसाइज कर चुका है और अमेरिकी जहाजों को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, इस बात को लेकर अमेरिका बहुत ज्यादा क्षुब्ध है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो हमले करवाए जा रहे हैं, जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे सिर्फ यमन नहीं है, इसके पीछे वो सुपर बॉस है जो मिडिल ईस्ट का सुपर बॉस होने का दावा करता है, मतलब ईरान। जवाब देना होगा तो हिजबुल्लाह को देना होगा, यमन को जवाब देने से बात नहीं बनेगी। जवाब देना होगा तो ईरान को देना होगा। ईरान को जब जवाब दिया जाएगा तो ये सारे कारिंदे जो उसके हैं वो अपने आप खामोश हो जाएंगे। संभावना नजर आ रही है अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज है और हो सकता है कि यमन, हिजबुल्लाह समेत ईरान पर भी अमेरिका हमला करे। बिल्कुल, और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के संकेत भी मिलने लगे इस दुश्मनी के बीच। अब बात करेंगे ड्रैगन की नई करतूत की। करतूत क्या है? ताइवान के खिलाफ चीन ने की है नई साजिश, जिसका खुलासा हुआ है राष्ट्रपति चुनाव पर चीन की नापाक नजर है। चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने में जुटा हुआ है चीन। ताइवान में अगले साल होने हैं राष्ट्रपति चुनाव और साथ ही जानकारी ये भी कहती है कि चीन के साथ तनातनी के बीच ताइवान में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले और इस चुनाव पर चीन की नापाक निगाह है। ताइवानी खुफिया एजेंसियों ने चीनी साजिश के कई सबूत भी मिले हैं। सबूत क्या है उस पर गौर करिएगा। सबसे पहले जानिए चुनाव कब होने हैं। चुनाव होने हैं 13 जनवरी 2024 को, यानी कि कुछ ही समय रह गया है, बस अगले महीने की बात है। अब देखिए, ताइवान में चुनाव को लेकर बीजिंग में एक बड़ी बैठक हुई है। चीन के सीनियर लीडर्स ने इसी हफ्ते बैठक की है। ताइवान में होने वाले चुनाव पर मंथन किया गया। राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करना चाहता है चीन और जानकारी ये कहती है कि ताइवान में कठपुतली सरकार की फिराक में है चीन, इसलिए पूरा इंटरेस्ट ले रही है। साजिश के सबूत क्या मिले हैं? ताइवानी क्षेत्र में चीनी सैन्य निगरानी गुब्बारा मिला है।
चीन ने सैन्य विमानों और युद्धपोत की आवाजाही को बढ़ा दिया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ताइवान के चुनाव में चीन अब दखल अंदाजी करेगा। ताइवान में इस समय साई इंग वेन की सरकार है और चीन ताइवान के रिश्ते इस समय बेहद तनाव के दौर में है। इसका कारण है कि ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है। ये हम सभी जानते हैं। ताइवान का खुलकर समर्थन कर रहा है अमेरिका और बड़े पैमानों पर हथियार और आर्थिक मदद अमेरिका देता रहता है ताइवान को। ताइवान विवाद के चलते अमेरिका चीन में सबसे ज्यादा टेंशन देखने को मिलती है। और साथ ही एक और जानकारी जो आपको देने वाले हैं, बड़ी खबर जो है वो ये है कि अमेरिका के खिलाफ अब ईरान की बड़ी साजिश उजागर हुई है। अमेरिका मेक्सिको सीमा पर पकड़े गए हैं 5 ईरानी। FBI ने घुसपैठ कर रहे ईरानियों को पकड़ा है। मेक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बिना जांच के अमेरिका में एंट्री की कोशिश, घुसपैठियों से पूछताछ में जुटी है FBI। तो अमेरिका में घुसपैठ की कोशिश की गई है ईरान की ओर से। साजिश क्या है? FBI ने 5 ईरानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसपैठ की इनकी कोशिश थी। चोरी छिपे अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मेक्सिको ने ईरानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया और ईरानी घुसपैठियों को अमेरिका को सौंप दिया गया है। FBI 5 ईरानी घुसपैठियों से पूछताछ कर रही है। ईरानी साजिश का पता लगाने में जुटी है FBI और FBI को घुसपैठियों पर US की जासूसी का शक है। तो देखिए, क्या ईरान जासूसी कर रहा है अमेरिका की? ब्रिगेडियर दत्ता सर, 5 ईरानी मिले हैं संदिग्ध जासूस जिन्हें कहा जा रहा है और FBI उनसे पूछताछ कर रही है। अमेरिका की जासूसी क्यों करना चाहता है ईरान? क्या जानकारी जुटाना चाहता है? देखिए, ईरान ये चाहेगा कि वो अपने जो आपके जो अंडर कवर एजेंट्स हैं या इस तरह के कोई एलिमेंट्स हैं उनको वाया मैक्सिको इंडक्ट करे जी। और वो चाहेगा कि कोई इस तरह की कोई आतंकवादी घटना या कोई सैबोटाज या सबवर्जन की एक्टिविटी वो अंजाम दें अमेरिका में, जिससे अमेरिका थोड़ा सा प्रेशर में आए और अमेरिका की जो सोच है वो थोड़ी बदली हो, क्योंकि ईरान डायरेक्टली तो अमेरिका को कन्फ्रंट नहीं कर सकता। तो वो इसी तरह के कोई ना कोई जो प्लान्स हैं, चाहे वो सबवर्जन के हों या सैबोटाज के हों या आतंकवादी हमले के हों, उनको अंजाम देगा। रही बात मेक्सिको की, मेक्सिको का बॉर्डर आपको पता ही है, वहां से कितनी घुसपैठ होती है, तो उसने यही चैनल चुना है। लेकिन अमेरिका की जो FBI है या जो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो काफी चौकन्ना हैं और इनको अगर गिरफ्तार किया है तो यकीनन इनके तार ये जोड़े जाएंगे और पता लगाया जाएगा कि ये किस तंजीम से हैं और क्या इनका मकसद। बिल्कुल सर, पूछताछ के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये 5 ईरानी क्या करने जा रहे थे अमेरिका में मेक्सिको के रास्ते। बड़ी खबर है, उत्तरी गाजा में हमास लड़ाकों पर बड़ा हमला। हमास लड़ाकों का हमला नाकाम किया गया। हमास लड़ाकों पर आसमान से नजर है। 636th कॉम्बैट इंटेलिजेंस यूनिट ने किया हमास लड़ाकों का सफाया। जमीनी जानकारी जुटाकर हमास का खात्मा। जो तस्वीर आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। उत्तरी गाजा में गिने चुने नागरिक बच गए, लेकिन हमास के लड़ाके अब भी वहां पर मौजूद हैं और IDF से टक्कर ले रहे हैं। एक सकरी गली में करीब आधा दर्जन हमास लड़ाके हमले को अंजाम देते नजर आए। इजराइल की 636th कॉम्बैट इंटेलिजेंस यूनिट की जब इस पर नजर पड़ी तो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और हमास लड़ाकों का खात्मा कर दिया गया। और अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए ये दिखाते हैं कि कैसे इजराइल की 636th कॉम्बैट इंटेलिजेंस कलेक्शन यूनिट ने इस बेहद मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया। कैसे हमास के आधा दर्जन लड़ाकों को एक ही झटके में मौत के घाट उतार दिया गया, ये आपको बताते हैं। देखिए, पहली तस्वीर में नजर आ रहा है कि हमास के लड़ाके RPG, रॉकेट लॉन्चर और भारी हथियारों से हमले की प्लानिंग कर रहे थे। ये हमला इजराइल की गोलन इन्फेंट्री ब्रिगेड पर किया जाना था। ब्रिगेड की एक टुकड़ी हमास के लड़ाकों के बेहद पास थी और इस बात से अनजान थी कि हमास उन पर टूट पड़ने वाला है। अब दूसरी तस्वीर पर गौर करिए। दूसरी तस्वीर में हमास के लड़ाके पोजीशन लेते नजर आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने भागदौड़ की और पोजीशन ले ली। इस दौरान फायरिंग भी की गई। इस पूरे ऑपरेशन में एक बेहद खास बात थी और वो ये कि हमास की इस एक्टिविटी पर 636th कॉम्बैट इंटेलिजेंस कलेक्शन यूनिट की नजर थी। यूनिट के ड्रोन आसमान से पूरे एक्शन पर नजर रख रहे थे। अब तीसरी तस्वीर देखिए। जैसे ही हमास के लड़ाके गोलन इन्फेंट्री ब्रिगेड पर हमला करने की कोशिश करते हैं, उन पर आसमान से मौत टूट पड़ती है।
636th कॉम्बैट इंटेलिजेंस कलेक्शन यूनिट एयर ऑपरेशन को अलर्ट कर देती है और हमास के लड़ाकों पर हवाई बमबारी कर दी जाती है और सभी लड़ाके वहीं ढेर हो जाते हैं। तो आपने देखा 636th कॉम्बैट इंटेलिजेंस कलेक्शन यूनिट ने कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब आपको बताते हैं 636th कॉम्बैट इंटेलिजेंस कलेक्शन यूनिट कैसे गाजा में काम कर रही है और इसका बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड के बारे में जानिए। देखिए, रियल टाइम खुफिया जानकारी देने का काम है इसका और दुश्मन के ठिकानों को चिन्हित किया जाता है। साथ ही साथ जानकारी को आईडीएफ हेडक्वार्टर भेजा जाता है। हेडक्वार्टर में जानकारी का विश्लेषण होता है, यानी कि डिटेल्स होती है। विश्लेषण के बाद टारगेट को खत्म करने का ऑपरेशन भी शुरू हो जाता है। अब ये यूनिट इतनी खास क्यों है, इसके बारे में जानिए। दरअसल 636 कॉम्बैट इंटेलिजेंस यानी कि निट्ज़ैन यूनिट फील्ड इंटेलिजेंस जुटाने का इसका काम है। जनरल स्टाफ सीधी कमांड इसे देता है और 1993 में अस्तित्व में ये यूनिट आई थी। साथ ही साथ 1997 की बात करें तो 1997 तक यूनिट के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। 1997 के बाद यूनिट को सार्वजनिक करना पड़ा। तो ये यूनिट बहुत खास है जो कि खुफिया जानकारी जुटाती है। अब इजराइल की कॉम्बैट इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में जानिए। 414th नेशर वल्चर साउथ कमांड गाजा सेक्टर में ये यूनिट है। और आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 595th 8th ईगल नॉर्दर्न कमांड सीरिया सेक्टर में तैनात है। उसी तरीके से 869th शहाब सी ईगल नॉर्दर्न कमांड लेबनान सेक्टर में तैनात है और 727th एतम साउथ कमांड नेगेव सेक्टर में तैनात है। तो ये इजराइल की कॉम्बैट इंटेलिजेंस यूनिट है जो कि बहुत ही सतर्क है और हर जगह से जानकारियां जुटाती है और इजराइल की सेना तक पहुंचाती है। देखिए, यूक्रेन वॉर में एक्टिव हो गया है स्टॉर्म जेड दस्ता। पुतिन का आत्मघाती दस्ता है स्टॉर्म जेड। दुश्मन को पल भर में मौत की नींद सुला देता है। तो ये बेहद ही खतरनाक स्टॉर्म जेड है जो कि पुतिन की खास एक बनाई गई यूनिट है। जो कहा जा रहा है कि इस दस्ते के साथ आत्मघाती हमला भी होता है। यूक्रेन वॉर में एक्टिव हो गया है अब स्टॉर्म जेड दस्ता। और अब आपको आगे बताते हैं जल्दी से कि रूस के स्टॉर्म जेड आत्मघाती दस्ते के बारे में जो दुश्मन को पल भर में मौत की नींद सुला देता है। जेड के निशान रूस के सैन्य काफिले में नजर आए थे जिसने लोगों को कौतूहल बढ़ा दिया था लोगों का। अब देखिए उसके बारे में जल्दी से जानकारी। गेम चेंजर कहा जा रहा है स्टॉर्म जेड को। इन्फॉर्मेशन क्या कहती है इसके बारे में? कहा यह जाता है कि पुतिन का यह आत्मघाती दस्ता है। रूस ने 1 दशक पहले इसका गठन किया था, इस दस्ते का गठन किया गया था। और आगे इससे जुड़ी जानकारी, अमेरिकी एक्शन के विरोध में इसका गठन किया गया था और सीरियाई विद्रोहियों को अमेरिका ने दिया था हथियार। तो ये बड़ी इंफॉर्मेशन है स्टॉर्म जेड के बारे में जो कि गेम चेंजर भी साबित हो सकती है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में।